हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स आप सभी बच्चों के लिए टर्म 2 मॉडल सेट पेपर 1 का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक घंटे या दो घंटे बाद हर चीज़ का मॉडल सेट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस से या फिर कॉमर्स से। ठीक है, सारा का सारा मॉडल सेट आपको अपलोड मिलता रहेगा। तो देखिए, चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो आपको बता दूं कि टोटल संख्या क्वेश्चन की आपको 19 है, टोटल प्रश्न 19 पूछे गए हैं। इनमें से 1 से लेकर 7 तक आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जिनमें से आपको किसी 5 का जवाब देना है। 7 में से 5 बनाइएगा। एक सवाल 2 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है, जिनमें आपको क्या करना है, टोटल 6 सवाल आपको दिया हुआ है। 6 सवाल में आपको क्या बच्चों आपको 7 सवाल दिए, 7 में क्या करना है, किन्हीं 5 का जवाब देना है। 1 बनाइएगा तो 3 नंबर मिलेगा, टोटल 5 बना दिए 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। और टोटल आपको 50 वर्ड से ज़्यादा यहाँ लिखना नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से हमारा 19 तक है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनमें आपको क्वेश्चन क्या करना है, 15 से 19 बच्चों टोटल आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए और 3 क्वेश्चन क्या करना है आपको बनाना है। 1 सवाल बनाइएगा, 5 नंबर, टोटल 15 नंबर आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। ठीक है, जिस देखिए पहला सवाल हमारा अति लघुत्तर प्रश्न है, जिसमें सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जिसमें पहला पूछा हुआ है कि विच एवरेज विल बी सुटेबल टू फाइंड आउट द एवरेज वेज इन अ कंट्री फैक्ट्री। ठीक है, एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयोग हुआ, तो आपको मालूम है जब भी बात होता है औसत का तो हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन। इसका आंसर हो जाएगा, पहला का नहीं बता देता आपको। फिर माध्य विचलन का एक दोष लिखना, चलिए लिखेंगे, यानी राइट वन डीमेरिट ऑफ मीन डेविएशन। अगला सवाल है हमारा राइट द फॉर्मूला, यानी हमें क्या लिखना, फॉर्मूला लिखने का इसका लेस्पेरियस प्राइस इंडेक्स नंबर का हमको फॉर्मूला लिखना, चलिए ये भी बताऊंगा। फिर अगला सवाल है वो हु इज कॉल्ड क्रोनिक यानी चिरकालिक निधन किसे कहा जाता है, 4 नंबर सवाल है हमारा। 5 नंबर सवाल है मानव पूंजी का यानी ह्यूमन कैपिटल। और क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ये हमारा कि ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम बताने हैं, यानी राइट द नेम ऑफ एनी 2 सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ये क्वेश्चन 6 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा व्हाट वाज द एम ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का देखिए क्या उद्देश्य होता है, ये बताना है। तो टोटल 7 सवाल है, 7 में आपको किन्हीं 5 का बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये है पहला नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा माध्य। माध्य सबसे उपयुक्त माप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा कि एक मुख्य दोष यह है कि वह श्रेणी के केवल चर मूल्यों पर क्या होता है, आयत होता है। हमारा था लेस्पेरियस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना था, तो क्या होता है, समेशन ऑब्जर्वेशन प्राइस इनटू बेस क्वालिटी और बेस प्राइस इनटू बेस क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 नंबर का आंसर। फिर चिरकालीन निर्धन वे व्यक्ति होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। 5वां नंबर सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मानव पूंजी का मतलब क्या होता है। तो देखिए मानव पूंजी का मतलब यह है कि किसी भी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाली कौशल एवं सत्ता, यहाँ पर सत्ता होगा, सत्ता, शिक्षा, विज्ञान आदि के क्या होते हैं, भंडार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सहकारी समितियां हो जाएगा, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अभियान का नेतृत्व चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और पार्टी के जो चेयरमैन थे माओ से तुंग ने किया था, और इसका उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उत्पादन की समाजवादी विधा में क्या तेजी तब्दील करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जवाब हो गया। अब हम लोग चलिए पहले सेक्शन बी के सवालों को देख लेते हैं, फिर आपको एक एक करके सभी के आंसर मैं बताऊंगा। देखिए अगला है हमारा सेक्शन बी यानी शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखिए ये सवालों का जो जवाब देना है वो 50 वर्ड्स के अंतर्गत देना है। ठीक है, तो पहला सवाल बोला हो हमारा समांतर माध्य के गुण और दोषों का आपको क्या करना, बताना, यानी राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन है। फिर अगला हमारा माध्य विचलन यानी सीधा बात है मीन डेविएशन आप क्या समझते हैं। माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने जो सूत्र होता है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। अगला सवाल है हमारा कि इलस्ट्रेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलरेशन विथ स्कैटर डायग्राम, यानी धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध को उपयुक्त प्रकीर्णन रेखाचित्र से क्या करना, स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आधार अवधि के 3 वांछित गुण को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा काम के बदले देखिए अनाज कार्यक्रम चला था भारत में, इसके अर्थ को स्पष्ट करना है, यानी इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि भौतिक पूंजी और मानव, यानी सीधा बात है फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, वो भी 3 अंतर हमें बताने हैं। फिर अगला हमारा भारत में देखिए तनवा परियोजना थी, ये क्या परियोजना थी हमें बताना है। तो तनवा परियोजना क्या है ये बताएंगे। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखिए परियोजना मतलब होता है एक ऐसा प्रोजेक्ट, मोस्टली क्या होता है तवा परियोजना भारत में एक नदी के लिए स्टार्ट भी किया गया था। शायद ये सवाल गलत हो सकता है, मेरे को पता होता है मॉडल सेट में कुछ सवाल गलती भी रहते हैं। अगर ये गलत नहीं हो तो यहाँ पर तवा परियोजना होना चाहिए मेरे हिसाब से, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट जो डैम के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर तनवा लिखा है तो तनवा भी एक परियोजना है, वो भी बताऊंगा कि वो क्या होता है, तवा में दोनों अंतर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 8 नंबर से 14 तक के सभी सवालों का आंसर के ऊपर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि समानांतर माध्य के 2 गुण और दोष इस प्रकार के कि हमें समझने के लिए अति सुगम है।
चर के सभी मानों को बराबर महत्व दिया जाता है और श्रेणी को क्रमबद्ध क्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी रूप में गणना से प्राप्त उत्तर स्थिर होते हैं और आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी सुस्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा माध्य विचलन एक उपयुक्त औसत से प्रेक्षणों या फिर मूल्यों के निरपेक्ष विचलन का माध्य है। यह उपयुक्त औसत माध्य के बहुलिका होता है। अतः इसे हम क्या करते हैं, माध्य निरपेक्ष विचलन के रूप में भी जानते हैं। किसी भी दिए गए डाटा सेट के लिए माध्य विचलन की गणना के लिए मूल्य सूत्र इस प्रकार है। देखिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो समेशन x माइनस एक्स नॉट, आप कह सकते हैं बच्चों मॉड के अंदर बंद, और डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर आंसर है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक के बीच में संबंध स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आराम से कि धनात्मक सहसंबंध क्या है। धनात्मक सहसंबंध से आशय यह है कि दो चर श्रेणियों में परिवर्तन की दिशा का एक समान होना। यदि किसी श्रेणी में वृद्धि हो तो समृद्ध श्रेणी में भी क्या हो, वृद्धि हो, और कमी में होगी तो दोनों में कमी होगी। सीधा बात है, एकदम हमारा पूर्ति और इसका कीमत उदाहरण हो गया। वहीं पर आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक सहसंबंध में तात्पर्य यह होता है कि किसी चार श्रेणियों परिवर्तन की दिशा का विपरीत होना, अर्थात यदि एक चर में वृद्धि है तो अन्य संबंधित चरों में कमी एवं कमी पर वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन में 11 का आंसर हमारा आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। इस वर्ष असाधारण प्राकृतिक अथवा राजनीतिक घटनाएं घटित ना हो। आधार वर्ष में कीमत स्तर में असाधारण परिवर्तन ना हो। यह वर्ष ना तो अत्यधिक पुराना ना ही अत्यधिक नया। इस वर्ष में पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रचलित रूप में काम के बदले अनाज कहा जाता है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देखिए क्या था, देश के 8 राज्यों नामी जैसे गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में क्या था, मजदूरों को रोजगार देना था और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था उनको। ठीक है, तो खाद्य अनाज केंद्रीय सरकार द्वारा इन 8 राज्यों उपलब्ध कराए जाते थे। मजदूरी राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से नकद और खाद्य अनाजों के रूप में दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि देखिए मानव पूंजी का तात्पर्य कंपनी की गैर मानव संपत्ति से, जैसा कि संयंत्र हो गया, मशीनरी, उपकरण और उपकरण कार्यालय की आपूर्ति और जो उत्पादन प्रक्रिया मदद करते हैं। वहीं पर मानव पूंजी से क्या तात्पर्य कर्मचारी द्वारा संगठित में लाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमता का भंडार से आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन में देखिए 14 में बताया था कि कृषि में क्या होती है, तमिलनाडु महिलाओं द्वारा तनवा एक नामक परियोजना स्टार्ट हुई जो तमिलनाडु में शुरू हुई थी। इस परियोजना का देखिए सीधा बात काम है कि महिलाओं को नवीनतम कृषि, जो हमारा सीधा बात है मॉडर्न फार्मिंग, जो उन मेथड से उनको क्या करना, शिक्षित करना, ताकि वो क्या करें, मॉडर्न फार्मिंग के टेक्निक यूज करके अपने खेत का प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ये था हमारा तनवा परियोजना। एक तवा परियोजना भी था, वो नदी से जुड़ा हुआ था, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाए कि वो परियोजना क्या था। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहले सेक्शन सी के सवाल को देख लेते हैं जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये हमारा सेक्शन सी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला सवाल एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स और वाई के बीच में हमको क्या रहेगा, कोरिलेशन यानी सीधा बात है सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करना है और इन पे टिप्पणी करना है, कमेंट करना है। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, आप खुद देखिए कि ये दोनों एक दूसरे का क्या अपोजिट है तो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, बताइए मीडियन निकालना, नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल सेट पे 1, 2, 3 में जितना न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इस पर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बनाने जाऊंगा तो थोड़ा सा आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी, तो आपको जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको देखिए पूरा जो आपका न्यूमेरिकल है इकोनॉमिक्स का वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बच्चे लोग निश्चिंत रहिए। इसमें से मैंने 3 सवाल आपको पूरा न्यूमेरिकल आपका जो कह सकते हैं बच्चों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, जिसमें है पहला हमारा कि निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या करना, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अगला सवाल हमारा जैविक कृषि क्या है, यह धार्मिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा देता है। और अगला हमारा पर्यावरण के कार्यों की क्या व्याख्या करना, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। 3 सवाल मैं आपको करा देता हूँ। न्यूमेरिकल का सवाल नेक्स्ट वीडियो यानी एक ऐसा लेक्चर लेकर आऊँ जहाँ पर तीनों सेट के एक ही बार में मॉडल सेट में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 17 का आंसर बच्चों कारण बताना था, तो एक हो जाएगा सामाजिक कारण, एक आर्थिक कारण, एक अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा एवं जनसांख्यिकी कारण, अशिक्षा हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, लघु कुटीर एवं बड़े उद्योग कमी हो जाएगा, एक हो जाएगा प्राकृतिक कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हमारा जैविक कृषि का अर्थ होता है कि जैव कृषि प्राकृतिक रूप से क्या होती है, खाद्यान्न उगाने की प्रक्रिया। यह विधि रासायनिक उर्वरक और विषयजन्य कीटनाशकों के उपयोग की अवहेलना करती है। धारणीय विकास का अर्थ यह विकास जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के लिए भावी पीढ़ी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा इस प्रकार जिस जैविक वातावरण में सभी जीव जंतु विभिन्न स्तरों पर मिलकर कार्य करके अपने सामाजिक समूह एवं संगठनों का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया आर्थिक वातावरण को जन्म देता है।
प्राकृतिक संपदा एवं उनकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा, इसमें जल, मृदा, वन, खनिज एवं शामिल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाता हमारा। तो इस तरह करके देखिए हमारा क्लास 11 इकोनॉमिक्स टर्म 2 का मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह अगर आपको मॉडल सेट पेपर 2 का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको जल्द से जल्द मॉडल सेट पेपर 2 भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पे। अगर आप किसी भी बच्चों को इकोनॉमिक्स का देखिए इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर 100 से बच्चों ने ऊपर कमेंट किया तो मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश का आपको आपका जो इकोनॉमिक्स है सॉरी वो आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश में करवा दीजिए टर्म 2 का। ठीक है, तो ये वीडियो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जहाँ भी जुड़े वहाँ थोड़ा सा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चों को आराम से पढ़िए, मॉडल सेट से जितना मॉडल सेट है वो सारा का सारा आपको मेरे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा।